गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड इकाई से मिलकर बना होता है। जैसे शरीर की इकाई कोशिका है या किसी घर को हम बनाते हैं तो उस घर की इकाई क्या है होती है, ईंट होती है। उसी प्रकार डीएनए की इकाई को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कह देते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जब एक लीनियर क्रम में एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक सीधी रेखा बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक के साथ एक सीधी रेखा बनाते हुए जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनता है। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारा क्या है, डीएनए बनाता है। न्यूक्लियोटाइड की अगर संरचना की बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक है पेंटोज शुगर, जो 2 प्रकार की होती है, यानी 5 कार्बन वाली शुगर। एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। दूसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस क्षारक में से कोई एक क्षार। ठीक है, कोई एक क्षार, क्षारक 5 हैं तो कोई एक क्षार भाग लेगा और ये एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल है आपके। तीसरा है फॉस्फेट रेडिकल, और इसमें भी आपका फॉस्फोरिक एसिड इसमें आता है, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है। तो इसमें आप पहले बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हम पढ़ ही रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड में आ गया पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फोरिक एसिड। अगर आपसे न्यूक्लियोसाइड पूछ दिया जाए तो इसमें हमारा फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है। जब फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड्स कह देते हैं। अब हम एक एक कंपोनेंट को, 3 कंपोनेंट हमने पढ़े, इनको हम विस्तार से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले मैं पेंटोज शुगर आपको बताती हूँ। पेंटोज शुगर में आप देखिए कि ये 5 कार्बन वाली एक रिंग है। किस प्रकार से ये होता है मैं इसको आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट कार्बन, इसके बाद ये होता है आपका सेकंड कार्बन, ये बॉन्ड बनाएगा थर्ड कार्बन, और ये होता है आपका फोर्थ कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे होती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक, एक क्लियर नहीं आ पा रहा है, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 और 5 कार्बन होते हैं और एक इसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक, इसकी काउंटिंग यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप इसे फर्स्ट कार्बन बोल रहे हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ये कार्बन की नंबरिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर 2 ग्रुप जुड़े होते हैं, OH, H। सेकंड कार्बन पे आप जानते हो क्योंकि ये डीऑक्सी है तो एक ऑक्सीजन निकल जाती है तो OH ग्रुप यहाँ नहीं होगा, HH होंगे। थर्ड कार्बन पे आपका H, OH। फोर्थ कार्बन पे आपका क्या होता है, नीचे H होता है, ऊपर कार्बन जुड़ा होता है। इस कार्बन की बात करें तो इस पर CH2 और इधर इससे OH लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पेंटोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज ये मैंने बना के इस तरह रखी हुई है। देखिए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। OH, H, 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 OH, सॉरी, H, ये फोर्थ कार्बन है। ठीक है, CH2OH। क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला है C5H10O4। नेक्स्ट हम फॉस्फेट की बात करते हैं। फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड इन एक्वस मीडियम, जलीय माध्यम में। तो इसमें बीच में फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट, फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती हैं। 2 वैलेंसी इधर ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाती हैं, इधर OH, OH और OH। और जब ये जलीय माध्यम में होता है तो 3 हाइड्रोजन आयन ये निकाल देता है और इस प्रकार का हमको स्ट्रक्चर मिल जाता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इससे निकल गया, हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया था, बॉन्डिंग में था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्षार के बारे में बात करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन है, इसीलिए नाइट्रोजनस क्षार इनको कहा जाता है। कार्बन के साथ साथ इनके रिंग में नाइट्रोजन भी होता है। ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला? क्योंकि इनके रिंग में कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी होता है। अभी तक हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसमें सारे कार्बन थे, सॉरी इसमें तो ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें आपका जो है कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी होगा, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एरोमा इनमें होता है, खुशबू इनमें होती है। अब ये नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्यूरिन को। ठीक है,
तो प्यूरिन में आप देखिए 2 रिंग्स इसमें बनी हुई हैं। ये इसमें 6 रिंग है इसमें, सॉरी 6 बॉन्ड है। 6 कार्बन रिंग हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है। ये 5 की रिंग है जिसमें आपके 2 नाइट्रोजन है और बाकी 3 इसमें कार्बन है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये रिंग है इस प्रकार से। ठीक है, हेक्सागोन रिंग है, षष्ठकोणीय 6 वाली जो कोण वाली रिंग है। और ये पेंटागोनल रिंग है, इसमें 5 पेंटागोनल बना है, 5 का इसमें आप जानते हैं पंचकोणीय संरचना है, षष्ठकोणीय संरचना। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, और इसमें नाइट्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें? इसकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, नाइट्रोजन से। पहला नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो फिर हाँ, 5वें के बाद ये 6 हो गया, इसको 7वां नाइट्रोजन, 8वां कार्बन और 9th पे आपका फिर नाइट्रोजन है। यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, या तो ये हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन होता है, क्यों होता है? क्योंकि देखिए मैंने बोला 9वें नंबर का नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर इसको शुगर के साथ जुड़ना है तो ये किस कार्बन से जुड़ेगा? 9th वाले से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, 9वें नंबर का नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है। 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। इस प्रकार की संरचना एडेनिन और गुआनिन की। नेक्स्ट हम बात करें पिरिमिडीन की। पिरिमिडीन एक हेक्सागोनल रिंग है। देखिए 1 2 3 4 5 6। इसमें एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, 2 ही नाइट्रोजन है इसमें। ठीक है, अब इसको जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखा है हमने, और जैसे ही हमने डबल बॉन्ड हटाया नीचे हमने हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, इसको अभी बताती हूँ मैं। अब इसकी काउंटिंग कहाँ से होती है? इसकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन काउंटिंग है। अब ये जैसे ही बॉन्ड टूटता है तो ये हेक्सागोन संरचना हमें इस टाइप से दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड हटेगा, हाइड्रोजन आएगा। सेम यहाँ पे मैंने आपको बताया था। अब पिरामिडीन का जो ये देखिए, ये नाइट्रोजन ही जुड़ता है शुगर से, तो इसकी फर्स्ट वाली नाइट्रोजन शुगर से जुड़ेगी, ये आपको याद रखना है। पिरामिडीन 3 प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डीएनए में थायमिन और साइटोसिन होता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। तो ये हमने तीनों कंपोनेंट को कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड की। सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैसे दिखता है, उसके लिए मैंने सबसे पहले इनके कंपोनेंट को अलग अलग बनाया। देखिए ये शर्करा है, ये क्षार है और ये फॉस्फेट है। फॉस्फेट मैंने आपको बताया था, एक डबल बॉन्ड O होता है, 3 OH होते हैं। ठीक है, ये शुगर है। अब ये कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं? देखिए इनको जोड़ने का क्या होता है कि ये इसका हाइड्रोजन है, देखिए डबल बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, बताया था। हाइड्रोजन इसीलिए अलग होता है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था, ये जो क्षार है पिरिमिडीन, ये शर्करा से जुड़ेगी और इसका पहला नाइट्रोजन अभी समझाया था आपको कि ये फर्स्ट नाइट्रोजन होता है और प्यूरिन का 9th वाला नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग बनेगी और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो कार्बन था, यहाँ पे कार्बन होगा ना, ये कार्बन होगा, ये सीधे नाइट्रोजन से जुड़ गया है। सीधे क्या हो गया आपका, ये किससे जुड़ गया है? नाइट्रोजन से जुड़ गया। ये कार्बन, शुगर का कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं कि जितनी भी शर्कराज होती हैं वो जो भी बॉन्ड बनाती है उनको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और एन का मतलब है कि ये नाइट्रोजन इसमें भाग ले रहा है, तो इसका नाम क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, अब ये शुगर के मैं बाकी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती हूँ।
ये ऑक्सीजन है, ये CH2 है, ये 5th कार्बन है आपका, ये इससे लगा हुआ। हाँ देखिए यहाँ पर भी फिर वही बात है कि फॉस्फेट का OH है और ये CH2 से लगा हुआ भी OH है। तो यहाँ पे भी इसका हाइड्रोजन इसके OH से रिएक्शन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे -H2O, जैसे सेम यहाँ पे -H2O हुआ था। और अब क्या बचा, O बचा यहाँ पे, यहाँ CH2। तो ये कार्बन सीधे इसके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, जैसे ये जुड़ा कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब इधर क्या बचा, फॉस्फेट, फॉस्फेट से लगा OH, इधर भी लगा है OH और ये आपका डबल बॉन्ड O। इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी केवल यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। अब ये 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बना, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ये है। तो हमारे पास 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीऑक्सी के, DNA के, ठीक है। पहला, अब हम आपको शॉर्ट में ऐसे बना सकते हैं, आप समझ गए, ये फर्स्ट कार्बन है शुगर का, इससे हमारा क्षार जुड़ा है। ये 5वां कार्बन हम हमेशा ऊपर करके बनाते हैं और इससे हम इस प्रकार से फॉस्फेट जोड़ते हैं। ये बताया ना फॉस्फेट कैसे जुड़ा है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी बार बार, ठीक है। तो एडनिन से एक बार जुड़ा है, दूसरी बार में देखिए सेम स्ट्रक्चर है, ग्वानिन से जुड़ा है, तीसरी बार देखिए साइटोसिन से जुड़ा है, इधर आपका फॉस्फेट है, और चौथी बार आप देखिए थाइमिन से जुड़ा है, हेयर इट्स योर फॉस्फेट। तो 4 प्रकार के हमारे न्यूक्लियोटाइड बन गए हैं। इन 4 न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने पर हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलती है। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया। अब हम आगे मूव करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर, वो कैसी होती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को मैं पहले आपको बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैं 3 न्यूक्लियोटाइड ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नोटबुक है और इसमें 10-12 कुछ भी हो सकते हैं। मैनी पॉली नाम है तो बहुत सारे इसमें होते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको इसमें 3 ले रही हूँ, ठीक है। एडनिन है, ये नेक्स्ट है, यहाँ पे साइटोसिन जुड़ा है, थायमिन जुड़ा है, ठीक है। ये फॉस्फेट है, यहाँ पे ये फर्दर फॉस्फेट है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे फॉस्फेट ना जोड़ के फॉस्फेट का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। और आप जानते हो, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि 5th कार्बन जब फॉस्फेट से जुड़ता है तो यहाँ बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, बताया था ना आपको। अभी ये ऑक्सीजन आ रहा है ना बीच में, कैसे आया है ये सब बताया, आप पढ़िए इसको, देखिए। और ये रहा इसका, इधर OH ग्रुप होता है, इधर भी OH ग्रुप होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था शुगर का फर्स्ट कार्बन, सेकंड और ये 3rd कार्बन है। 3rd कार्बन पे इस पर यहाँ पे OH होता है, देखिए 3rd कार्बन पे OH होता है। और अब ये 3rd कार्बन इस फॉस्फेट के OH से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे भी फिर आपका वाटर निकलने की क्रिया होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये फिर ऑक्सीजन से जुड़ेगा। देखिए ये कार्बन है ना, इस पे ऑक्सीजन आ गया बीच में और बॉन्ड बन गया, जैसे नीचे था, जैसे ये कंडीशन थी ऑक्सीजन, सेम ये फॉस्फेट है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, समझे आप। एडनिन, फॉस्फेट, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। देखिए ये मैं सीधे बना रही हूँ, ये बात आप समझिए। ये कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फेट है, OH निकल गया, H निकल गया, ऑक्सीजन बचा, तो ये फॉस्फेट ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ये तो ऑलरेडी कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो बन गया ये बॉन्ड। तो हमें यहाँ पे इस प्रकार से आप देखिए
2 बॉन्ड मिल गए हैं हमें, ठीक है, मिल गए हैं। ये इस प्रकार से ये जुड़ते हैं, यानी 2 शुगर इस प्रकार से जुड़ती हैं आपस में फॉस्फेट से। क्षार तो जुड़े हुए हैं इससे, कैसे जुड़े हैं अभी बताया आपको। तो मैंने इसमें लिखा है कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन से 5' कार्बन, यानी कि ये 5वां कार्बन है, से जुड़ा फॉस्फेट ग्रुप का एक OH अपने से पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के OH ग्रुप से रिएक्शन कर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, इसको डाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, COO। ये एस्टर बॉन्ड है, डाई नहीं एस्टर बॉन्ड है, COO एस्टर बॉन्ड है। तो ये बन गया आपका CO नहीं बना, फॉस्फो बना, P है, C की जगह क्या है POO, इसीलिए फॉस्फो एस्टर। डाई क्यों आया, क्योंकि दो शुगर को जोड़ रहा है, इसीलिए नाम आ गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इस लंबी श्रृंखला में एक पोलैरिटी होती है, जो लॉन्ग चेन बनेगी इसमें पोलैरिटी होती है। पोलर मतलब 2 इसके ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं। पोल का मतलब जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे माचिस की तीली, उसकी तरफ आपने तरफ देखा होगा केमिकल लगा होता है जिससे आप जलाते हो, और एक दूसरा एंड होता है। अगर आप उस गोल वाली जहाँ पे केमिकल लगा एंड को काट दो तो माचिस के 2 पोल रहेंगे ही नहीं। ऐसे ही इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के 2 पोल होते हैं, ठीक है। इनमें से एक 5' सिरा, क्या कहते हैं इसे 5' एंड या 5' सिरा या 5 प्राइम सिरा कहते हैं। आपको याद रखना है 5 प्राइम सिरा या 5' एंड कहते हैं, और दूसरे को 3 प्राइम सिरा या 3' एंड कहते हैं। इसका आप इंग्लिश में लिख सकते हो 3 प्राइम एंड, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन 5' एंड है और कौन 3' एंड है। देखिए ये 5वां कार्बन था, ये 5वां कार्बन किसी से इसने रिएक्शन नहीं किया, फ्री है, तो ये 5' एंड है। ये तीसरा कार्बन था, यहाँ पे फ्री है, ये तो इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, ये तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन इसका 3' एंड फ्री है। तो जो एंड फ्री होता है उसी नाम से हम उसको पहचानते हैं कि ये 3' एंड है और ये 5' एंड है, ठीक है। अब DNA की संरचना में 2 चेन होती है, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एक चेन जो होती है 5' से 3' की ओर जाती है और एक 5' से 3' की ओर जाती है, और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब 2 समांतर रेखाएं जो कभी ना मिलें, ठीक है, और एंटी मतलब विपरीत हैं, क्योंकि इसका 5' इधर है तो इस तरफ इसका 3' है, एक दूसरे के अपोजिट लिए जा रही हैं, ठीक है। अब आप इनको ड्रॉ कैसे करोगे उसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने 4 न्यूक्लियोटाइड लिए हैं, ये रहे, ठीक है। ये 5th कार्बन के लिए मैंने बना दिया है, इधर इसके क्षार जुड़े हुए हैं, ये फॉस्फेट है, जो भी सब आपको मैंने समझाया है, ये फॉस्फेट है, इसका 5' एंड है, क्योंकि इसका 5' सिरा फ्री है, ठीक है। ये क्षार जुड़ा है, इससे एडेनिन। ये क्षार किसी तरीके से भी एक चेन में जुड़ सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, ये कोडोन पर निर्भर करते हैं किस प्रकार का DNA में कोडोन है। अब दूसरी चेन इसकी जो होती है वो उसके उल्टी होती है, विपरीत होती है। तो मैं तो यहाँ पे बना रही हूँ, आप इसको बनाने के लिए अपनी नोटबुक को उल्टा कर लीजिएगा। उल्टा करने के बाद बहुत इजीली ये बन जाएगा, ठीक है। परीक्षा में भी यही टेक्निक यूज़ करनी है। ये 5वां कार्बन होगा, ये ऑक्सीजन थी, ये 1st कार्बन है, ठीक है। ये फॉस्फेट है। वैसे P इधर को होगा लिखा हुआ, पर मैं लिखने के लिए इसको सीधा लिख देती हूँ। P आपका ऐसे उल्टा होगा नहीं तो, ठीक है। और ये इसके 3rd कार्बन से जुड़ा है, 3rd कार्बन, 3rd
ये 5th कार्बन है, ठीक है। इसका 5th कार्बन ये रहा और इसका 5th कार्बन ये रहा। इसका 3 डैश एंड फ्री है, 3 डैश एंड है, ये फ्री है, तो ये 3 डैश सिरा है, ठीक। इसके पास जो है कैसे चार्ज जुड़ेंगे, इसके लिए मैं पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बताती हूँ। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है, एक बहुत दुर्बल आकर्षण बल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व के बीच में बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन को जो चाहते हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कहते हैं, या जिनके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो जो हमने अभी तक पढ़ा, हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के सामने पड़ता है तो इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब चारगाफ्स रूल मैंने आपको बताया था कि जितना प्यूरिन होता है उतना ही पिरामिडीन बॉडी में पाया जाता है। प्यूरिन क्या है, ए और जी, एडनिन ग्वानिन। जितना एडनिन ग्वानिन का प्लस करके आएगा उतना ही थायमिन और साइटोसिन होगा। आपको ये थंब रूल याद रखना है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जोड़ा बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है डीएनए के केस में। अब अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच बनती है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है। तो होता क्या है कि एडेनिन और थायमिन के 3D स्ट्रक्चर में दो जगह ऐसी पड़ती है जहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व के सामने आता है, नाइट्रोजन के सामने आता है। तो यहाँ पे दो ही ऐसी जगह पड़ने के कारण दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, देखिए। और आपका जो ग्वानिन और साइटोसिन है, इनके 3D स्ट्रक्चर में 3 ऐसी जगह पड़ती हैं जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के सामने पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 डबल बॉन्ड बनते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे हमको मिलेंगे, ठीक है। ये रहा। तो ये मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब चारगाफ नियम पे मैंने आपको बता दिया अभी क्या होता है, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इस स्ट्रक्चर में, डीएनए की संरचना में एक कर्व बन जाता है, एक कुंडली बन जाती है। जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये कर्व बना देता है, घुमा देता है। इसको घुमाने के कारण डीएनए एक मतलब हेलिकल संरचना है, मतलब बिल्कुल हेलिक्स की तरह घूमी हुई, जैसे आपने गोल गोल सीढ़ियाँ देखी होंगी, जो एक बीच में एक सीधा पाइप होता है, उसकी चारों ओर सीढ़ी घूमती है। इसी प्रकार का डीएनए भी स्ट्रक्चर होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको भेज दूँगी, या कोई अच्छा सा एनिमेशन 3D मिलेगा मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो ये वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल बनाया था उसको BDNA मॉडल कहते हैं, और हम BDNA मॉडल ही अभी पढ़ रहे हैं। तो आप बुक में इस प्रकार की संरचना देखते हो, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए ये डबल कुंडली संरचना है। तो पहली कुंडली ये रही हमारी, ठीक है। ये इसका 5 डैश एंड है और ये 3 डैश एंड है। दूसरी इसके पैरेलल ये वाली रही, ये 3 डैश है और ये 5 डैश, ठीक। इनके बीच में ये जो मैंने इस तरीके से बनाया है, ये नाइट्रोजन क्षार है, डॉट बना है ना गोल, और ये बेस पेयर है, क्षार युग्मक ये वाले हैं, एडेनिन थायमिन, ये बेस पेयर है, ठीक है। और ये जो बैकबोन दिख रही है फॉस्फेट की, ये वाली, ठीक है। इसको हम इस सीधी लाइन से, ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है बीच में, ये 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 और ये क्षार युग्मक है। तो इनको हम क्या कह देते हैं, बेस पेयर, क्षार युग्मक, शॉर्टकट में कह देते हैं BP, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये बनाएंगे सारे, अच्छा सा बनाएंगे। और एक मुख्य अक्ष के पैरेलल घूमते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, देखिए एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, इसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं, ठीक है।
और ये जो डिस्टेंस है दो कुंडलियों के बीच में, ये जो है छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे मुझसे यहाँ पे थोड़ा कम बन गई है तो ये नहीं होता है, इनकी डिस्टेंस सेम होती है बेटा सब जगह पे। जितनी यहाँ होगी इतनी यहाँ और इतनी यहाँ पे होगी। इसका डायमीटर फिक्स होता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो बेस पेयर के बीच की जो दूरी है सब जगह बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी बात हम करें तो ये काफ़ी गहरी खाँच है, ठीक है। तो इसको हम क्या देते हैं, मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव मतलब खाँच, यहाँ पे कर्व थोड़ा बहुत गहरा है, ये मेजर ग्रूव है, ठीक है। और ये कर्व यहाँ पे कम है तो हम इसे कह देते हैं माइनर ग्रूव, ठीक है। अब दो माइनर ग्रूव या दो मेजर ग्रूव के बीच की दूरी हम लेते हैं, या तो हम दो माइनर ग्रूव के बीच की दूरी लेंगे या दो मेजर ग्रूव के बीच की दूरी लेंगे। अब हमने यहाँ पे दो माइनर ग्रूव के बीच की दूरी ली, ये भी माइनर है, माइनर में छोटा, ठीक है। तो एक माइनर ग्रूव से दूसरे माइनर ग्रूव का जो ये बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं डीएनए पिच, ठीक है। डीएनए पिच माइनर ग्रूव से दूसरा माइनर ग्रूव। यहाँ अब जैसे मैंने इसको लंबा नहीं बनाया तो इसका मेजर ग्रूव यहाँ कहीं आता, तो एक मेजर ग्रूव से दूसरा मेजर ग्रूव, इस प्रकार से इनकी डीएनए पिच को लेते हैं। डीएनए पिच की जो लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर होती है। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, बुक में एंगस्ट्रॉम में भी दिया हो सकता है, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। अब कुछ बातें इसमें मैं आपको बता रही हूँ। 10 बेस पेयर होते हैं इन वन पिच। एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं, 10, ठीक है। या इसको टर्न भी बोल देते हैं पिच को। ठीक, और दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है, देखो एक यहाँ से यहाँ तक 10 बेस पेयर है, टोटल लंबाई 3.4, तो दो के बीच की दूरी कितनी होगी, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो दो बेस पेयर की जो बीच की दूरी होती है, तो ये आपको याद रखना है कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.34 नैनोमीटर, यानी इसके और इसके बीच की दूरी, ठीक है। और एक पिच में कितने बेस पेयर हैं, 10। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप, हाँ इसमें एक चीज़ और बताना है मुझे कि एक पिच के बीच में 360 का कोण होता है, यानी एक पिच में पूरा 360 वो घूम जाता है, पूरा 360 एक पिच में घूम जाता है, 360 वो पूरा एक पिच में घूम जाता है। तो इसमें इस एक घुमाव में 10 बेस पेयर है। तो मैं अगर ऐसा पूछूं आपसे कि दो बेस पेयर के बीच कितने का कोण होगा, आप 10 से डिवाइड कर दिए, 36 डिग्री का इसमें कोण होगा, ठीक है। अब इसकी डायमीटर की बात करते हैं। इसका एक मैंने अब बताया था फिक्स डायमीटर होता है, इसका डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। कितना होता है, 2 नैनोमीटर। तो ये BDNA है। आज मैं इतना ही बताऊंगी, कल हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।